नमस्ते। हमेशा की तरह 3 प्रश्न आज ओवरव्यू में। क्या सोकर जाग रही सरकार नेताजी की जन्म शताब्दी कार्यक्रम के लिए? दूसरा, क्या यति नरसिंहानंद पर होगी कार्रवाई? और तीसरा, अमर जवान ज्योति को मर्ज करना कितना उचित? मैं आगे बढ़ूं इससे पहले आप लोगों से एक बार फिर से आग्रह, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे अगर हो सकता है तो हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। हर महीने का एक छोटा कमिटमेंट होता है जो आपकी तरफ से एक आर्थिक सहयोग हमें मिलता रहता है। और अगर आप मंथली कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम मदद भी कर सकते हैं, आर्थिक मदद। उसके डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स नीचे दिखे आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले बात, क्या सोकर जाग रही सरकार नेताजी की जन्म शताब्दी कार्यक्रम के लिए? इस वर्ष नेताजी के जन्म को 125 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बड़ा आयोजन होने की बात थी, ऐसी उम्मीद थी कि इस बार बड़ा आयोजन होगा, क्योंकि जब 124वीं बर्थ एनिवर्सरी या जन्म शताब्दी मनाई गई तो वो कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में मनाई गई थी। बंगाल का चुनाव सामने था, अभी हुआ नहीं था, तो होड़ मची हुई थी खास करके हमारे केंद्र सरकार से कि इस पर कैसे किया जाए। प्रधानमंत्री गए, उन्होंने 2-3 कार्यक्रम अलग अलग किए। ममता बनर्जी ने 23 जनवरी को एक मार्च निकाला कुछ 6 किलोमीटर का, इत्यादि इत्यादि। और फाइनली दोनों लोगों ने आके विक्टोरिया मेमोरियल में ये हुआ कि एक कॉमन मीटिंग करेंगे। अगर आपको याद हो तो ये वही मीटिंग थी जहाँ पे जब प्रधानमंत्री अपना भाषण दे चुके, उसके बाद जब ममता बनर्जी भाषण देने आई तो उस समय आपको याद है ना क्या हुआ था? उस समय जय श्री राम के नारों से उनका स्वागत हुआ और ममता बनर्जी इस पर गुस्से होकर उन्होंने उसमें भाषण नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ डिग्निटी होनी चाहिए, इस तरह के उसमें आपने मुझे बुलाया है और आप अपने पार्टी के उससे मुझे हैकिल कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और उन्होंने उसमें भाषण नहीं दिया था। और उस समय भी ममता बनर्जी की तरफ से कुछ डिमांड थी। उनका कहना था कि 23 जनवरी को नेशनल हॉलिडे होना चाहिए और उसका नाम देश नायक दिवस के रूप में मनाना चाहिए। देश नायक दिवस उसका एक कारण है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने नेताजी को देश नायक बोला था, तो इसलिए उन लोग थोड़ा बंगाल में उसका एक व्यक्तिगत तो उनसे इमोशनल अटैचमेंट है देश नायक वर्ड से, और उन्होंने ये डिमांड, वो सब अभी तक सरकार ने कहीं माना नहीं है। मैं एक चीज़ और इसमें बता दूं, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है कि सरकार कैसे काम करती है, मोदी जी कैसे काम करते हैं, ये समझने के लिए। मोदी जी ने अनाउंस किया था उसी समय कि एक हाई लेवल कमेटी मैं बना रहा हूं जो इस साल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें सालगिरह को कैसे मनाया जाए इसको डिसाइड करेगी। और उन्होंने कहा था ये सब कार्यक्रम दिल्ली में होंगे, कलकत्ता में होंगे और देश के बाकी हिस्सों में भी होंगे। और उन्होंने एक 85 लोगों की कमेटी बनाई थी, उसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर मोदी थे। उस कमेटी में अमित शाह, राजनाथ सिंह, जगदीप धनखड़ जो गवर्नर हैं वेस्ट बंगाल के, ममता बनर्जी, पुराने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब, देवे गौड़ा साहब, शरद पवार साहब, गुलाम नबी आज़ाद, ओम बिरला, अधीर रंजन चौधरी, शुभेंदु अधिकारी, पिक्चर वाली काजोल, क्रिकेटर सौरव गांगुली, ए.आर. रहमान, और इसके अलावा नेताजी के परिवार के कुछ सदस्य भी रखे गए थे। उसमें 3-4 सदस्य थे। एक उसमें अनिता बोस पैफ थी जो उनकी लड़की हैं, जो जर्मनी में रहती हैं। उनके भतीजे अरविंदु बोस थे और इसके अलावा उनके ग्रैंडसन और ये लोग भी थे। 4 लोग थे। अभी ऑन रिकॉर्ड अमिताभ बोस जी ने कहा है, अनिता जी ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि पूरे 1 वर्ष में उनकी नॉलेज में इस जो कमेटी, हाई पावर कमेटी थी, इसकी एक भी मीटिंग नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मुझे इसकी कभी कोई सूचना नहीं मिली। तो ये भी एक बहुत दुख की बात है कि केवल भाषणबाजी के लिए, केवल कुछ बोल देना है, इसके लिए आप बोल दीजिए और नेताजी को उसके बाद आप भुला दीजिए। क्योंकि अभी जो आज का जो हुआ भाषण, उससे भी यही लग रहा है, एकदम से आप नींद से जगे और एकदम से आप नींद से जग के आपने कहा कि हम नेताजी की एक वॉर मेमोरियल में एक बड़ी सी मूर्ति लगाएंगे। इसके पहले आपने क्या किया था? इसके पहले केंद्र सरकार की हरकत ये थी कि वेस्ट बंगाल ने का जो एक टैब्लू होता है, जो रिपब्लिक डे परेड के दिन जो एक झांकी निकलती है, उस झांकी में वेस्ट बंगाल ने कहा था कि इस बार की थीम होगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि एक 125 साल हो रहे हैं और उसमें गांधी, टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इत्यादि इत्यादि के भी मूर्तियां और वो सब रहेंगे। केंद्र सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट का कारण ये बताया गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थीम पे ही सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD ने ऑलरेडी एक झांकी तैयार कर ली है, तो इसलिए डुप्लीकेशन होगा, इसलिए नहीं कर रहे हैं।
शर्म की बात है। और शर्म की बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, कायदे से अगर आपने कहा था कि हाई लेवल कमेटी और 85 लोग और ए.आर. रहमान और क्या क्या, आपको इस बार की थीम ही बना देनी चाहिए थी कि इस बार सारी स्टेट के लोग केवल और केवल नेताजी की ही थीम पे झांकी लाएंगे। नेताजी के बहुत से इंसिडेंट हैं, नेताजी का हिंदुस्तान से बाहर जाना, नेताजी का आंदोलन करना, नेताजी का वापस आके किस तरह के आंदोलन किए थे, नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर आप कहीं पे भी नेताजी की बात करते हैं तो उसमें कांग्रेस का इतिहास, उनका कांग्रेस से रिलेशनशिप इत्यादि इत्यादि सामने आ जाता है। आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा। आपको क्या एकदम से, मतलब 125वीं वर्षगांठ है, ये कल पता लगा? अरे तो जब जिस दिन नेताजी का जन्म हुआ था 125 साल पहले, उसी दिन निश्चित हो गया था कि 23 जनवरी 2022 में उनके 125 साल पूरे होंगे। जब आप 2014 में शपथ ग्रहण किया, आपकी नई सरकार आई, उस दिन भी यही तय था कि 23 जनवरी 2022 में 125 साल पूरे होंगे। कोई चेंज नहीं हो गया कि कांग्रेस सरकार थी तो कांग्रेस सरकार ने इसको चेंज कर दिया, डेट फिक्स थी। आज आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, क्योंकि आपने ये सब रिजेक्ट कर दिया और उससे थोड़ा आपको मतलब लोगों को अच्छा नहीं लगा है, तो अब आप उसको कवर अप करने के लिए कह रहे हैं नहीं आज नहीं, हम इसको अगस्त में करेंगे। अगस्त में इसलिए क्योंकि 18 अगस्त को नेताजी ने वो लास्ट अपनी फ्लाइट पकड़ी थी, जिसके बाद वो ऐसा कहा जाता है वो क्रैश हो गई थी। दूसरा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लड़की जो है बार बार डिमांड कर रहे हैं कि ये जो आप एक संदेह की स्थिति रखना चाहते हैं, क्यों गायब हुए थे, नहीं हुए थे, उनको ये नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई उनकी एशेस जो हैं वो जापान के में कहीं रखी हुई हैं, उसका डीएनए टेस्ट करा के बिल्कुल स्पष्ट कर दीजिए कि वो नेताजी की एशेस थी, जिससे कम से कम एक कंट्रोवर्सी कि नेताजी जिंदा थे और फिर नेताजी कैसे रहे और गुमनामी बाबा हो गई, इस पर ख़त्म हो। लेकिन आप ये नहीं करना चाहते हैं, आप उनको कहीं ना कहीं एक रहस्य के उसमें करके, क्योंकि आपने उनके सारे कागज़ डीक्लासिफाई कर दिए, बहुत अच्छी बात, क्या पकड़ में आया? अगर कुछ आया तो सबको बताइए, सार्वजनिक करिए कि कितनी किसकी कॉन्स्पिरेसी थी कि नेताजी को वो सम्मान न मिले, ये भी जानना जरूरी है। अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ, क्या यति नरसिंहानंद पर होगी कार्रवाई? क्योंकि ये यति नरसिंहानंद ने जो एक हरिद्वार में दिसंबर के महीने में जो 3 दिन की, अब उसको कुछ लोग धर्म संसद कह रहे हैं, वो धर्म तो कौन सा धर्म है नहीं मुझे मालूम, क्योंकि कम से कम मेरा धर्म तो वो नहीं है। जिस धर्म को मैं मानता हूँ और जिस पे मुझे गर्व है, वो मेरा धर्म नहीं है। उन्होंने जो वो हरकत की तो की, वहाँ पे हिंदुओं को तो जो उन्होंने ललकारा और मुसलमानों को बताया कि कैसे ठीक करो। उसके अलावा उन्होंने बहुत से देश की संस्थाओं के बारे में भी अजीब से अपशब्द कहे। मुंबई की एक एक्टिविस्ट हैं शची नेली जी, इन महिला ने एक पत्र लिखा कि एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया को कि इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई होनी चाहिए। होता यह है कि अंडर सेक्शन 15 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए करता है तो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को इसका अप्रूवल देंगे, वो तभी आप ये प्रोसीडिंग चलेंगी। ये बात आई अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल साहब के पास, और उन्होंने वो पूरी फिल्म जो उन्होंने क्लिपिंग लगाई थी जिसमें उन्होंने जिस तरह का भाषण दे रहे थे उसको देखा, सुना, और उसको सुनने के बाद उन्होंने कंसेंट दे दी है कि यति नरसिंहानंद के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलना चाहिए। क्योंकि उनके जो रिमार्क्स हैं उन्होंने साफ साफ कहा है वो इट इज़ अ डायरेक्ट अटेम्प्ट टू लोअर द अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये उन्होंने साफ साफ कहा है। क्योंकि वहाँ जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल इस सो कॉल्ड, इनको क्या बाबा बोले, नरसिंहानंद ने जो सुप्रीम कोर्ट के लिए जो जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया था, उसने इस कॉन्स्टिट्यूशन के, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरह के अपशब्द का प्रयोग किया था, उसने इस यहाँ की आर्मी के लिए जिस तरह का अपशब्द का प्रयोग किया था, वो किसी भी तरह से किसी भी लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने एक वसीम रिजवी जी हैं, लखनऊ में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हो गए थे, उनके कुछ किताबों जो क्या बोलते हैं मकानों का लेन देन, कुछ इस तरह का काम करते हैं, ज़मीन की खरीद फरोख्त, बहुत से उनके ऊपर आरोप हैं। कल भी कुछ लोग मिलके उनके घर पे गए हैं जो पुराना लेन देन था उसका हिसाब करने। वसीम रिजवी साहब, इन्हीं यति जी ने उनको ये सब करके उनको हिंदू धर्म में दीक्षा दे दी और वो जितेंद्र सिंह त्यागी हो गए। तो उसको वो चैलेंज कर रहे थे, वहाँ उनका ऑन रिकॉर्ड ये भी लगा हुआ है उसमें
और वो कह रहे थे कि ये जो हिंजड़े पुलिस वाले हैं ना, हिंजड़े पुलिस वाले या ये पॉलिटिशियन, किसी की हिम्मत है कि कार्रवाई करें, वो इस तरह से चैलेंज कर रहा है खुलेआम। जैसे गुंडे नहीं होते हैं, गुंडा आके चैलेंज करने लगे आपको, तो क्या करेगा एक शरीफ आदमी? क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस देश का कानून, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। वो जिस तरह की भाषा, जिस तरह का उसका भाव भंगिमा, बॉडी पोस्चर, ये सब अजीब सा है भाई। ये किस धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है ये नहीं मालूम। तो मेरे हिसाब से इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जो भी धर्म है उस धर्म में ये केवल और केवल, जो धर्म ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये केवल आपस के भाईचारे को खराब करना, एक दूसरे के बारे में अपशब्द बोलना, यही फैला रहे हैं। ये कहीं से भी भाईचारे की बात नहीं कर रहे हैं, ये कहीं से भी प्रेम और सौहार्द की और भगवान की बात नहीं कर रहे हैं। अब मैं अपने अंतिम बात पे आता हूँ, अमर जवान ज्योति को मर्ज करना कितना उचित। एक थोड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, क्योंकि कल एक मेजर डिसीजन हुआ देश में कि 1972 में एक अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पे जलाई गई थी। वो समझ लीजिए 1971 की जो वॉर हुई थी, उस वॉर के बाद वहाँ के शहीदों को याद करने के लिए प्रतीक स्वरूप इंदिरा गांधी ने इसको 1972 में शुरू करवाया था। वहाँ पे कायदे से नीचे 4 अमर जवान ज्योति के 4 एंड पे जलती हैं, और एक जो बिल्कुल इंडिया गेट है उसके ऊपर जलती हैं। नॉर्मल डेज में अगर आप जाइए तो ऊपर की भी नहीं जलती हुई दिखती है, और नीचे की भी, वो 4 नहीं, एक बीच में कोई बर्तन टाइप पीतल का रख के उसके अंदर जलती रहती है। सेरेमोनियल ओकेजन्स जब होते हैं तो 4 नीचे की और एक ऊपर की जलती है। ये नॉर्मल सिस्टम है। अब इसको ये हुआ कि नहीं, इसको हम लोग, पहले शब्द आया था एक्चुअली कि इसको, जिसको एक्सटिंग्विश कहते हैं, मतलब बुझा के इसको, जो नेशनल वॉर मेमोरियल है वहाँ पे इसको ले जाके उसके साथ जला देंगे। फिर अब टर्म यूज़ किया जा रहा है मर्ज करेंगे, मतलब ये वाली अमर जवान ज्योति उस अमर जवान ज्योति के साथ मर्ज कर दी जाएगी, जिससे उस वॉर मेमोरियल में एक ही रहे। अब उसका एक अलग अलग तर्क है लोगों का। उसमें से एक तर्क यह है कि भाई जो इंडिया गेट है वो हमारे कॉलोनियल पास्ट, जो हम जिस समय हमारे ऊपर साम्राज्य, किसी ब्रिटिश साम्राज्य के हम जब गुलाम थे, उस समय का याद दिलाता है, और इसलिए जो वॉर मेमोरियल है ये आज़ाद भारत का, और इसलिए इसको यहाँ से ले जाके वहाँ करना चाहिए। तो पहले तो मैं एक चीज़ उसमें स्पष्ट कर दूँ, बहुत से फौज के लोग कह रहे हैं, पहली चीज़ समझ लीजिए कि इंडिया गेट में क्या है। इंडिया गेट में जो पूरा इंडिया गेट बना है, वहाँ करीब करीब 80,000 लोगों के, उन शहीदों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर में अपनी जान दी थी, और वो हिंदुस्तानी थे सब। तो आप हमारा पास्ट आज से 2000 साल पहले का लीजिए, 1000 साल पहले का लीजिए, तो हम हिंदुस्तानी थे। हम हो सकता है किसी से, कभी किसी से लड़े हों, कभी किसी से लड़े हों, कभी मराठा मुगल से लड़े हों, कभी मुगल मराठा से लड़े हों, तो वो तो अलग बात है, लेकिन थे तो हिंदुस्तानी ना। तो अगर इन हिंदुस्तानियों ने, जो उस समय ब्रिटिश साम्राज्यवाद का एक अंग था, अगर अपनी जान दी है, तो उसको आप उसको ये नकार कैसे सकते हैं कि वो कॉलोनियल पास्ट है इसलिए नहीं है। आपने कोई जान नहीं दी होगी तो आपके लिए शर्म की बात होगी, लेकिन वो व्यक्ति जिसके घर में ये शहादत दी गई है, उसके लिए इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड। उसके अगर बाबा, पर नाना का नाम अगर वहाँ पे है, तो उसके लिए तो बहुत फक्र की बात है भाई। आदमी जाके ढूंढता है कि मेरे पर बाबा का नाम वहाँ लिखा हुआ है, आपके लिए नहीं होगा। तो एक तो ये बात बिल्कुल गलत है जो ये कहना कि इंडिया गेट तो कॉलोनियल पास्ट को करता है और वहाँ। दूसरा, मेरा व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है, जब आपने वॉर मेमोरियल वहाँ से, उसी इंडिया गेट का ही एक्सटेंशन है, अगर आप जाके खुद देख लीजिए तो इंडिया गेट का ही जो बाहर के लॉन से वही वॉर मेमोरियल है। कोई कह रहा है 200 मीटर। मेरे हिसाब से जो भी जब डिज़ाइन की जा रही थी, क्योंकि इंडिया गेट अब सबके दिमाग में बैठा हुआ है। जैसे गेटवे ऑफ इंडिया को आप कुछ भी कहिए कि वो आ रहे थे प्रिंस और उनके लिए गेटवे ऑफ इंडिया एक प्रतीक है, उसी तरह से इंडिया गेट एक प्रतीक है। इंडिया गेट में आपने जब इतने साल तक वहाँ पे जाके सलामी दी जाती है, शहीदों को किया जाता है, तो आप उसको कहीं ना कहीं अपने आंदोलन से उसको रिलेट करते हैं। तो मेरे हिसाब से जब इनिशियली डिज़ाइन बन रही थी जो भी इस वॉर मेमोरियल की, उसमें इस इंडिया गेट को भी इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए था, वो भी उसका पार्ट हो जाता। भाई था तो है, हमारे ही लोग शहीद हुए हैं ना भाई। वो आज़ादी से पहले शहीद हुए, उसके बाद आज़ादी के बाद वाले लोग शहीद हुए, तो 2 तरह के, मतलब ओवरऑल वॉर मेमोरियल एक हो जाता। इसमें दिक्कत क्या थी? एक, क्योंकि
मैं थोड़ा, देखिए मैं एक तरफ मुझे ये लगता है कि हर चीज़ को कंट्रोवर्सी नहीं बनाना चाहिए, हर चीज़ का विरोध नहीं करना चाहिए। अब ये कि वो मर्ज कर दी जा रही ठीक नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऐसा खर्चा भी नहीं आ रहा था। और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं, सिंबॉलिक रूप में मुझे केवल एक जगह वो चलना चाहिए, तो जो भी दूसरी जगह होती, आज की तारीख में अगर इंडिया गेट है तो वहां आप कुछ और शुरू कर देते उसकी जगह। आप रोज शाम को कोई एक बैंड कर, आपका आर्मी बैंड है, आप रोज प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग वहीं रहते हैं, आप ये कहिए कि नहीं रोज शाम को भाई वहां आर्मी बैंड एक प्रदर्शन करेगा 5 मिनट का, 10 मिनट का, कोई एक्टिविटी करते हैं जिससे थोड़ा लोगों में जोश भी आए, राष्ट्रीयता भी बढ़े, कुछ इस तरह का आप करते हैं। मेरा कहना यह है कि अगर एक आयोजन जो इतने सालों से चल रहा है उसको बिल्कुल बंद करके वहां से हटा दे रहे थे, तो उसकी जगह एक दूसरा आयोजन जरूर रिप्लेस करते। लोग आते, लोगों इसी बहाने लोग जुटते, शाम को वाघा बॉर्डर पे भीड़ होती है कि नहीं होती है, तो उसी तरह से आप यहां पे भी करते। तो कुल मिला के जो ढंग है करने का ना, उसमें कहीं ना कहीं केवल एक बात ये लगती है कि ये केवल मेरा तो जो भी कदम है वो चुनाव की राह में है, ये दिखता है। वो राष्ट्रवाद हो या कुछ वाद हो, वो अगर मुझे वोट मिलेंगे तो ये सब ठीक है, वो थोड़ा कष्ट देने वाला वो काम है। क्योंकि चलने से पहले मैं जल्दी से 3 बातें बता दूं। पिछले 1 वर्ष में देश में 3 बड़ी बातें हुई हैं जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जिसका रिलेशनशिप है, लेकिन इस सरकार ने उस पर कोई बात नहीं की। जो हमारा मतलब स्वतंत्रता संग्राम ही नहीं, आज़ाद भारत की भी बात मैं कर रहा हूं, उसमें से एक इंसिडेंट। पहला, गोवा की आज़ादी के 60 वर्ष हुए थे, 300 करोड़ रुपए आपने इस बजट में प्रोविजन किया था 2021 के। आपने क्या किया? किसी को पूरे देश में पता लगा कि गोवा की आज़ादी के 60 साल हुए हैं? आपने कोई आयोजन नहीं किया। बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125 साल पूरे हो रहे थे, आपको आज से नहीं, आपको शुरू से पता है। आपने कोई आयोजन पूरे देश में क्या ऐसा हुआ जिससे माहौल बना कि नहीं 125 साल हो रहे हैं, 125 साल हुए हैं, बना? तीसरा, 1971 के युद्ध में जो हिंदुस्तान ने विजय प्राप्त की और बांग्लादेश का उदय हुआ, उसके 50 साल दिसंबर में हुए थे। आपने उसमें कोई ऐसा का आयोजन नहीं किया जिसमें पूरे देश को लगे कि नहीं ये हमारे लिए कोई, इट वॉज हमारे लिए मैटर ऑफ प्राइड, जो मैं बार बार बोलता हूं। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मन छोटा है। अगर 1971 की बात की जाएगी तो इंदिरा गांधी की बात आएगी, इंदिरा गांधी का नाम नहीं लेना है। 1900 अगर गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन की बात आएगी तो फिर वो नेहरू का नाम लेना होगा, या जनरल जयंत चौधरी का नाम लेना होगा, या उससे भी ज़्यादा सोशलिस्टों का नाम लेना होगा, डॉक्टर लोहिया का नाम लेना होगा। वो नहीं सुना जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा दिल बड़ा करना होगा। जब देश की बात आती है तो पार्टी आर्टी छोड़ देना चाहिए, चुनाव छोड़ देने चाहिए। ये बड़े लोग हैं। हमारा भाग्य है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस देश में जन्म लिया। वी ऑल आर प्राउड ऑफ हिम। और उनको उनके 125 साल के जो वो आयोजन है उसको इससे बेहतर आयोजन होना चाहिए था। थैंक यू सो मच।